के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वो बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक का पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बही जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल फोन बजने लग जाता है। विराट ने फोन उठाते हुए कहा, हाँ वंदना, बोलो। मोबाइल के अंदर से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुंच गया हूँ वंदना, बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर मैं सीधे तुम्हारे पास। वंदना की घबराते हुए आवाज सुनाई देती है। क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगला मुड़ा गांव से रोंगकामुचा गांव जाने का तो एकमात्र यही रास्ता है ना, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था, ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। विराट हैरानी के साथ पूछता है, वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, पर फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं ना। माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। वंदना, तुम भी ना कहाँ माँ की बातों में आ गई। लगता है माँ ने तुम्हें भी यक्षिणी की कहानी। विराट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वंदना घबराते हुए कहती है, चुप हो जाओ जी। हे काली माँ, मेरे पति की रक्षा करना और अनजाने में इनसे जो अनर्थ हुआ है उसके लिए माफ कर देना। अभी कभी उसका नाम नहीं लेंगे। विराट हंसते हुए कहता है, क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी ना कुछ नहीं होता, समझी? ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं जो गांव वालों ने बनाई हैं और कुछ नहीं। आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ ना। आप ना जल्दी से आ जाइए बस। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूं पहले। अच्छा, मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी। विराट मुंह बनाते हुए कहता है, अब भूल गई थी ना तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। वंदना प्यार से पूछती है, अच्छा, तो क्या सजा देंगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। वंदना शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है और विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके पीछे कोई नहीं था। ये वंदना भी ना यक्षिणी का नाम लेकर ना मेरे मन में ना उसका वहम डाल दिया है, और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं उसके, सुना है बड़ी खूबसूरत है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम ही चला था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साए को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। काले साए के पास से पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। विराट डरते हुए कहता है, कहीं वंदना की बातें सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साए को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। विराट डरते हुए कहता है, कौन है वहां पर? कोई जवाब नहीं आता है। सन्नाटा अब भी छाया हुआ था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साए पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साए पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं बल्कि एक लड़की का था।
नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ, बाल खुले हुए जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहेगा। वो लड़की अपने हाथ से विराट को इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? लड़की अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। कैसा काम? लड़की विराट की आंखों में देखते हुए कहती है, वही काम जो तुम घर पर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम उसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना, क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। विराट भी उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रखूंगा, कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी के रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंदें ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी बुझी नहीं थी। विराट अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नजर उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थी। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वो लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। ये सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। विराट कांपते हुए कहता है, कौन हो तुम? वो लड़की धीरे से कहती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। ये सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हमेशा तक जगाना चाहते थे ना। क्या हुआ, थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? विराट उसका खौफनाक चेहरा देखकर इतना डर गया था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसको यक्षिणी की आंखों में खुद की मौत नजर आ रही थी। यक्षिणी गुस्से में कहती है, वासना की प्यास में तू ये भूल गया कमीने कि तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने पर रख देती है। यक्षिणी के लंबे लंबे काले नाखून थे जो चाकू की तरह पैने थे। विराट डरते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। जाने ही तो दे रही हूँ। पहली बटोला, पहली बटोला, पहली बटोला। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लग जाती है। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफेद पड़ गया था।
उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं थी, पर उसकी धड़कनें अब भी चल रही थी। यक्षिणी अपना मुंह विराट के कान के पास ले जाती है और फुसफुसाते हुए कहती है, राम नो राम रो राम रो, राम नो राम नो राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। जैसे ही यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने से बाहर निकालती है, विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। अगले ही पहल यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती है। टाइपराइटर की बटन दबने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक शेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थी। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। लेखक खुद से कहता है, चलो ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता भी लगाएगी और उसे ना इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। रीडर्स को बहुत दुख होगा विराट की मौत से, पर क्या करे, मौत होगी तभी तो हॉरर कहानी आगे बढ़ेगी ना। इतना कहकर लेखक एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। फोन के अंदर से उबासी लेते हुए आवाज सुनाई देती है, हेलो, कौन? हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? ये तो बहुत अच्छी बात है सर, पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी तो बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? लेखक सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, क्या कहा? इतनी रात में? आखिर अभी वक्त ही क्या हुआ है? बस। लेखक ने इतना कहा ही था, तभी उसकी नजर उसके हाथ की पुरानी सी वॉच पर पड़ती है और वो देखता है कि रात के 3:05 हो रहे थे। लेखक अपनी गलती महसूस करते हुए कहता है, अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता भी नहीं चला, मुझे तो लगा अभी 9-10 ही बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ, आप इतनी लगन के साथ इतनी कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। हाँ ये तो है, देखना जब ये किताब आएगी ना तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात भर जाग कर ये कहानी लिखी है मैंने। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान की सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी है उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी एक डायन। मोबाइल के अंदर से हैरानी के साथ आवाज सुनाई देती है, क्या कहा सर? यक्षिणी? हाँ यक्षिणी। क्या हुआ, तुम इतना शॉक्ड क्यों लग रहे हो? सर मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है ये आपके गांव के पास जो किश्नोई नदी है वहां पर घूमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता जिस गांव में यक्षिणी घूमती है वहीं पर रहकर उसके बारे में कहानी लिखकर, अगर यक्षिणी ने आपको कुछ कर दिया तो? जगदीश, यक्षिणी इतनी बुरी नहीं होती जितना गांव के लोग और तुम सब समझते हो। मतलब ये कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कैसी घटना सर? मैं कुछ समझा नहीं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जिसमें देवी देवताओं, सुर असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोगों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोगों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। जगदीश बीच में ही बोल पड़ता है, ऐसा क्यों सर? उस लोक के देवी देवता जल्दी प्रसन्न क्यों होते हैं? क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगे जल्दी पहुंचती है। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। कैसा अभिशाप सर? आप किस अभिशाप की बात कर रहे हैं? और उसे ये अभिशाप किसने दिया था?
एक दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर आई यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था वो अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए यक्षिणी एक डायन का अगला एपिसोड। Products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था यक्षिणी को? लेखक जगदीश के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है सर, किताब बेचने की। वो तो होगी जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। बस एक बात दिमाग में रखना कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब यक्षिणी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था, है ना सर? मैंने कहा ना, अब मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ के जानना, समझे? बात करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी और उसमें बस 1-2 कश ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाते हुए फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना? ठीक है, पूछो। सर, आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे आप यक्षिणी को बहुत करीब से जानते हैं। क्या आपने कभी यक्षिणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो वो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक पर दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर? आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आपने कभी यक्षिणी को देखा है? क्या कभी आपका यक्षिणी से सामना हुआ है? लेखक सिगरेट का कश लेकर धीरे से कहता है, मेरा यक्षिणी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद यक्षिणी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। लेखक अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या, फोन कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चले गया। ये गांव में यही प्रॉब्लम रहती है यार, पता ही नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चले जाता है। इतना कहकर लेखक उसकी कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं करता था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक ने बैसाखी के सहारे अभी 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लग जाती है। लेखक कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते ही देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसके हाथ पैर भी नहीं दिखाई दे रहे थे। ये क्या हो रहा है आज? कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद से इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सहारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है। तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक धीरे धीरे अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है, पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और छत से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ था। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द से करहाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और यक्षिणी की बातें चलती है, पर उन दोनों की बातों की आवाज दरवाजे के बाहर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद लेखक की एक जोर से चीख सुनाई देती है।
ये एक ऐसी चीख थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे के बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो कि तेज रफ्तार के साथ पटरी पर भागी जा रही थी, ठीक उस तरह जिस तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुकती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं रुकती जब तक हमारी सांसें ना रुक जाए। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था और अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम पर भूतिया कहानी मेघ एक श्राप सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर दिख रहे मेघालय के गारो पहाड़ की हसीन वादियों का मजा ले रहा था। वही गारो पहाड़ जिसका नामकरण तिब्बती तथा बर्मी जनजाति गारो पर हुआ था। गारो पहाड़ नीच चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों को चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया था, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़कर रखी हुई हो। उन्हीं बादलों को देखते हुए युग की आंख लग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले युग की आंख लगी ही थी कि तभी उसे एक एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके चेहरे के जस्ट सामने एक बुढ़े का चेहरा था जो बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफेद मटमैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। युग सोचने लग जाता है कि पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं बैठा था, ये पूरी सीटें खाली थी, अचानक कहां से आ गया। अगले ही पल युग खुद ही के इस सवाल का जवाब ढूंढ लेता है और मन ही मन सोचता है, लगता है जब मेरी आंख लग गई थी तभी आकर बैठ गया था। युग गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या हरकत है बाबा। वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बेटुआ, पर क्या करूं, तुमसे कुछ काम था इसलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काम था? आपको मुझसे क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। ये बात सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से के साथ अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बेटुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी? हाँ बेटुआ, चलो अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है ना तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ पर जा रहे हो?